दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अमेरिका से रसिया और चाइना जैसे ताकतवर देश खौफ खाते हैं, वो अमेरिका भारत के एक फ्री मोबाइल ऐप से क्यों कांप रहा है? आखिर एनपीसीआई के तहखानों के अंदर ऐसा कौन सा डिजिटल हथियार तैयार किया गया है जिसने रातों रात अमेरिकी डॉलर और 50 साल पुराने स्विफ्ट नेटवर्क की धज्जियां उड़ा दी हैं? जो काम पुतिन की हाइपरसोनिक मिसाइलें नहीं कर पाई, वो काम भारत के एक साधारण से दिखने वाले क्यूआर कोड ने कैसे कर दिया है? दोस्तों, आपको लगता है कि यूपीआई पूरी तरह से मुफ्त है, तो जरा रुकिए और अपने दिमाग पर जोर डालिए। दुनिया की सबसे क्रूर और प्रैक्टिकल सच्चाई ये है कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज फ्री नहीं होती। तो दोस्तों, फिर भारत सरकार हर साल 30,000 करोड़ का नुकसान सहकर के भी आपसे एक भी रुपया क्यों नहीं ले रही है? पर्दे के पीछे का वो असली खेल क्या है जिसने सरकार के खजाने के अंदर खामोशी से लाखों करोड़ रुपए भर दिए हैं? दोस्तों, इस फ्री के जाल का वो मास्टर बेंडिंग सच जिसे वेस्टर्न कंट्रीज के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और हार्वर्ड के प्रोफेसर आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, आप बाजार जाते हैं, अपना यूपीआई पिन डालते हैं और बेफिक्र होकर के घर वापस आ जाते हैं। आपको लगता है कि आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन क्या आपको भनक भी है कि जब आप अपने फोन की स्क्रीन पर टैप कर रहे होते हैं तो पीछे बैठा एक अदृश्य रोबोट या फिर बेहद एडवांस एआई आपकी अंगुलियों की, आपके टाइप करने की स्पीड और आपके डिजिटल बर्ताव को नैनो सेकंड्स के अंदर रिकॉर्ड कर रहा होता है? आखिर क्यों दुनिया का सबसे खूंखार हैकर भी अगर आपका पिन चुरा ले तो वो भी आपका 1 रुपया नहीं निकाल सकता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा डार्क सीक्रेट है जो 24 घंटे आपके ही फोन के बैकग्राउंड के अंदर चल रहा होता है। दोस्तों, अमेरिका की वो विशाल क्रेडिट कार्ड कंपनियां यानी कि वीजा और मास्टर कार्ड जो आधी सदी से पूरी दुनिया के अंदर अपना साम्राज्य बना करके अरबों डॉलर का मार्केट अपने कब्जे के अंदर ले रखी थी, वो आज भारत के सामने घुटनों पर क्यों आ गई हैं? आखिर आरबीआई ने रातों रात ऐसा कौन सा खामोश सर्जिकल स्ट्राइक किया है जिसने इन विदेशी कंपनियों के खरबों डॉलर के साम्राज्य को प्लास्टिक के कबाड़ के अंदर तब्दील कर दिया है? क्या हो दोस्तों अगर आपका पैसा आपका होकर के भी आपका ना रहे? दोस्तों, क्या हो अगर सरकार एक ऐसा जादुई कोड बना दे कि आप अपने ही बैंक अकाउंट से पैसे से अपनी मर्जी का सामान ना खरीद सके? ये भविष्य की कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे ई रूपी नाम के एक ऐसे प्रोग्रामेबल पैसे का जाल बिछाया जा चुका है जो सिस्टम के करप्शन का नामो निशान तो मिटा ही देगा, लेकिन इसके पीछे की जो असली सच्चाई है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, क्या भारत दुनिया के गरीब देशों को सिर्फ एक पेमेंट ऐप बांट रहा है या फिर इसके बहाने पूरी दुनिया को एक ऐसे डिजिटल चक्रव्यूह के अंदर फंसा रहा है जहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता है? दोस्तों, चाइना ने पैसा देकर के दुनिया को कर्ज का गुलाम बनाया था, लेकिन भारत कौन सा अदृश्य सॉफ्टवेयर जाल बिछा रहा है जिसके सामने आज फ्रांस से लेकर के दुबई तक के राष्ट्राध्यक्ष हाथ जोड़कर के खड़े हैं? सिर्फ 20 दिन। जी हाँ दोस्तों, क्या यकीन करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सुरक्षित और आज तक कभी क्रैश ना होने वाला सिस्टम सिर्फ 20 दिनों के अंदर एक आपातकाल के अंदर कोड किया गया था? दोस्तों, आखिर वो कौन से लोग थे जिन्हें आधी रात को पीएमओ के अंदर बुलाया गया था? एक ऐसा गुमनाम मास्टरमाइंड जिसका चेहरा आप शायद नहीं जानते हैं, लेकिन उसने अकेले दम पर अमेरिका के सबसे बड़े वित्तीय गुरूर को मिट्टी में मिला दिया था। दोस्तों, आज हम इन सभी राज से पर्दा उठाएंगे, लिहाजा दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये सफर आपको भारत की उस ताकत से रूबरू कराएगा जिसे देख करके पूरी दुनिया खौफ में है। दोस्तों, अगस्त 2026 के लेटेस्ट डेटाज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा। सिर्फ जुलाई 2026 के एक महीने के अंदर भारत के यूपीआई ने 2366 करोड़ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए हैं। इन ट्रांजैक्शंस की टोटल वैल्यू 29.88 लाख करोड़ रुपए रही है। हर दिन औसतन
76.3 करोड़ बार भारत के लोग क्यूआर कोड स्कैन कर रहे थे। दोस्तों ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये दुनिया के किसी भी देश के लिए एक वित्तीय सुनामी से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सब रातों रात नहीं हुआ है, इसके पीछे की असली कहानी शुरू होती है 2012 और 13 के दौर से, जब भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट का मतलब नेफ्ट या फिर आरटीजीएस हुआ करता था। दोस्तों किसी को भी 500 रुपए भेजने के लिए भी 15 अंकों का अकाउंट नंबर और 11 अक्षरों का आईएफएससी कोड डालना एक सिरदर्द हुआ करता था। उस समय के अंदर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और आधार कार्ड के जनक नंदन नीलेकणी ने एक ऐसा विजन देखा जिसने वेस्टर्न कंट्रीज की नींद उड़ा दी। उन्होंने तय किया कि भारत को अमेरिका की तरह महंगे क्रेडिट कार्ड नेटवर्क की जरूरत नहीं है, हमें एक ऐसा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पर कोई भी बैंक या फिर ऐप काम कर सके। दोस्तों एनपीसीआई के वर्तमान सीईओ दिलीप एसबे और उनकी टीम ने इस विजन को कोड के अंदर कन्वर्ट कर डाला। जब अमेरिका के अंदर पेपल और चाइना के अंदर अलीपे जैसी प्राइवेट मोबाइल वॉलेट्स राज कर रही थी, तब भारत ने दुनिया का पहला डायरेक्ट बैंक टू बैंक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम बिल्कुल जीरो कॉस्ट के अंदर डिजाइन कर डाला। उन्होंने वीपीए यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का आविष्कार किया। इसके बाद में आया दोस्तों साल 2016 का वो नवंबर का महीना, जब नोटबंदी ने पूरे देश के अंदर नकदी का संकट पैदा कर दिया। उस वक्त पीएमओ ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, नंदन नीलेकणी को सरकार की मदद के लिए बुलाया गया। एनपीसीआई की युवा डेवलपर्स की टीम ने दिन रात एक कर दिया और जो कोडिंग महीनों में होती है उसे महज 20 दिनों के अंदर ही रिकॉर्ड टाइम के अंदर पूरा करके 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप लॉन्च कर दिया गया। और दोस्तों इसके बाद में जो कुछ हुआ वो इतिहास है। दोस्तों अब आपके दिमाग के अंदर ये सवाल हथौड़ी की तरह बज रहा होगा कि रोजाना 76 करोड़ ट्रांजैक्शन संभालने वाला ये सिस्टम आखिर क्रैश क्यों नहीं होता है। दुनिया का कोई भी सिस्टम जो एक ही दिन के अंदर इतने हिट्स झेलता हो उसका सर्वर धुआं उड़ा देता है, लेकिन यूपीआई की वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर इसे क्रैश होने से बचाती है। दोस्तों पुरानी बैंकिंग प्रणालियां मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के ऊपर काम करती थी, जहां एक ही सर्वर के ऊपर सारा लोड होता था। यूपीआई ने इसे उखाड़ करके फेंक दिया और माइक्रो सर्विसेज का इस्तेमाल किया। दोस्तों बैलेंस चेक करने का कोड अलग है, पैसे भेजने का अलग है। यूपीआई किसी एक केंद्रीय सर्वर के ऊपर काम नहीं करता है, बल्कि ये एक राउटर या स्विचर की तरह काम करता है। एनपीसीआई का स्विच केवल एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करता है। लोड किसी एक जगह से जमा होने के बजाय पूरे देश के हजारों बैंक सर्वर्स के ऊपर बढ़ जाता है। इसके अलावा भारत के अलग अलग शहरों के अंदर एनपीसीआई के कई विशाल डेटा सेंटर्स एक्टिव मोड में रहते हैं। और दोस्तों अगर किसी शहर के अंदर भूकंप भी आ जाए तो मिली सेकंड्स के भीतर ही सारा ट्रैफिक दूसरे शहर के अंदर शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों अपाचे काफका जैसी अत्याधुनिक डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी के जरिए अगर किसी बैंक का सर्वर धीमा हो जाता है तो ट्रांजैक्शंस को कतार में डाल दिया जाता है ताकि सिस्टम क्रैश ना हो सके। छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए यूपीआई लाइट लाया गया है जिसने बैंक के सर्वर का 50% लोड कम कर दिया है। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ क्रैश होने की नहीं है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सिस्टम हैक क्यों नहीं होता है। दोस्तों साइबर सिक्योरिटी की दुनिया के अंदर कहा जाता है कि हर चीज हैक हो सकती है, लेकिन यूपीआई को दूर बैठ करके हैक करना गणितीय रूप से असंभव बना दिया गया है। इसका सबसे बड़ा रहस्य है डिवाइस बाइंडिंग। दोस्तों जब आप किसी फोन के अंदर यूपीआई चालू करते हैं तो ऐप आपके फोन से एक अदृश्य एसएमएस बैंक को भेजता है। बैंक आपका मोबाइल नंबर यानी कि IMSI और आपके फोन का हार्डवेयर फिंगरप्रिंट यानी कि IMEI नंबर रिकॉर्ड कर लेता है। आपका बैंक खाता हमेशा के लिए उस फोन और सिम के साथ में लॉक हो जाता है। अगर कोई हैकर रसिया या फिर चाइना के अंदर बैठ करके आपका यूपीआई आईडी और पासवर्ड चुरा भी ले तो कुछ नहीं उखाड़ सकता है, क्योंकि उसके पास में आपका असली फोन और सिम कार्ड नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों 2FA यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का अनोखा तरीका इस्तेमाल होता है। गूगल पे या फिर फोन पे आपका यूपीआई पिन कभी नहीं देख सकते हैं। जब आप पिन डालते हैं तो वो एनपीसीआई द्वारा बनाए गए एक विशेष एनक्रिप्टेड कीपैड कॉमन लाइब्रेरी के ऊपर डाला जाता है।
दोस्तों ये पिन आपके फोन के अंदर ही हाई ग्रेड क्रिप्टोग्राफी से एनक्रिप्ट हो जाता है। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि अगस्त 2026 तक एनपीसीआई का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से एआई और मशीन लर्निंग के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। ये एआई आपकी की स्ट्रोक डायनेमिक्स को मापता है, आप किस गति से पिन डालते हैं, अंगुलियों का दबाव क्या है, ये सब रिकॉर्ड होता है। अगर दोस्तों कोई हैकर बॉट के जरिए आपका सही पिन डाल भी दे तो एआई उसे नैनो सेकंड्स के अंदर ही पकड़ लेता है और ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक कर देता है। जो ठगी की खबरें आप सुनते हैं वो सिस्टम की हैकिंग नहीं है बल्कि सोशल इंजीनियरिंग का नतीजा होती है, जहां लोग लालच के अंदर आकर के खुद अपना पिन डाल देते हैं। अब दोस्तों जरा ग्लोबल पिक्चर को देखिए और समझिए कि अमेरिका, यूरोप, जापान और चाइना भारत से क्यों हार गए हैं। दोस्तों ये एक क्लासिकल केस स्टडी है जिसे हार्वर्ड के अंदर पढ़ाया जा रहा है। अमेरिका और यूरोप अपनी ही पुरानी टेक्नोलॉजी के गुलाम बन गए हैं। वहां 1970 के दशक से वीजा और मास्टरकार्ड का एकाधिकार है। उन्होंने पेमेंट को एक प्राइवेट सर्विस बना दिया है। दोस्तों व्यापारी से 1.5% से लेकर के 3% तक एमडीआर वसूला जाता है। दोस्तों अगर अमेरिकन गवर्नमेंट यूपीआई जैसी कोई फ्री की सर्विस लेकर के आती है तो इन कंपनीज की लॉबी उसे कुचल देती है। चाइना के अंदर वीचैट और अली पे सफल हुए हैं, लेकिन वो एक क्लोज लूप सिस्टम है। चाइना के अंदर इंटर ऑपरेटिबिलिटी नहीं है। दोस्तों जैक मा की कंपनी एंट ग्रुप इतनी ताकतवर हो गई कि चाइनीज सरकार को डेटा छीनने का डर सताने लगा और उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को कुचल दिया। जापान ने क्यूआर कोड का आविष्कार 1994 के अंदर किया था, लेकिन दोस्तों वहां की बुजुर्ग आबादी नकद की दीवानी रही है। जापान ने सॉफ्टवेयर के बजाय महंगे हार्डवेयर फेलिका के ऊपर दांव लगाया जो फेल हो गया। दोस्तों भारत ने इन सब से सबक लिया और पेमेंट को सड़क या पानी की तरह एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई मान लिया। भारत ने जीरो कॉस्ट हार्डवेयर यानी कि सिर्फ एक कागज के ऊपर छपे क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया और ओपन आर्किटेक्चर बनाया जिस पर कोई भी ऐप काम कर सके। दोस्तों ये वो जगह है जहां से अमेरिका के पेट में असली दर्द स्टार्ट होता है। अमेरिकी वित्तीय दादागिरी का अंत हो रहा है। दशकों से अमेरिका ने डॉलर स्विफ्ट नेटवर्क और वीजा मास्टरकार्ड के जाल से पूरी दुनिया को बांध रखा था। जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता था तो अमेरिका की कंपनीज के पास में करोड़ों डॉलर का कमीशन पहुंच जाया करता था। भारत ने यूपीआई के ऊपर एमडीआर को 0% कर दिया। दोस्तों आज करीब 30 लाख करोड़ रुपए के मासिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और अब सोचिए अगर उस पे 2% का भी चार्ज लगाया जाता तो आप सोच सकते हैं कि विदेशी कंपनियों को कितना बड़ा झटका लगा है। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात डेटा की है। 21वीं सदी के अंदर डेटा ही नया तेल है। अप्रैल 2018 के अंदर आरबीआई ने डेटा लोकलाइजेशन का ऐतिहासिक फैसला सुनाया, स्पष्ट कर दिया कि भारतीयों का वित्तीय डेटा भारत की सीमाओं के भीतर ही रहेगा। जब मास्टरकार्ड ने आनाकानी की तो आरबीआई ने उसे नए ग्राहक जोड़ने से बैन कर दिया। ये पहली बार था जब किसी विकासशील देश ने अमेरिकी वित्तीय संस्था को सीधे गर्दन पर पकड़ लिया था और उसकी गर्दन मरोड़ दी थी। और दोस्तों इससे भी बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल स्विफ्ट नेटवर्क के साथ में खेला गया। अमेरिका स्विफ्ट नेटवर्क के जरिए किसी भी देश की इकोनॉमी को रातों रात तबाह कर सकता है, जैसे उसने रसिया के साथ में किया था। लेकिन दोस्तों भारत ने यूपीआई को स्विफ्ट के विकल्प के रूप में दुनिया के सामने पेश कर दिया है। भारत ने सिंगापुर के पे नाउ और यूएई के आनी नेटवर्क के साथ में यूपीआई को सीधे लिंक कर दिया है। अब व्यापार और रेमिटेंस लोकल करेंसी सेटलमेंट के तहत हो रहा है। डॉलर बीच में आता ही नहीं है। भारत ग्लोबल साउथ का मसीहा बन रहा है। चाइना जहां देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है, वहीं भारत पेरू, नामीबिया, मॉरिशस जैसे देशों को डीपीआई डिप्लोमेसी के तहत अपनी तकनीक का सोर्स कोड फ्री में दे रहा है। दोस्तों भारत इन देशों की डिजिटल संप्रभुता की सुरक्षा कर रहा है और उसे सुरक्षित कर रहा है और बदले के अंदर राजनीतिक समर्थन हासिल करता है। दोस्तों आज फ्रांस के एफिल टावर से लेकर के दुबई के मॉल्स तक भारतीय टूरिस्ट अपने फोन से सीधे रुपए के अंदर पेमेंट कर रहे हैं और फॉरेक्स मार्कअप की भारी फीस से बच रहे हैं। दोस्तों अब उस सवाल पे आते हैं जो हर आम आदमी के दिमाग के अंदर है कि जब सब कुछ इतना शानदार है तो सरकार इसे मुफ्त में क्यों रख रही है। सरकार को 0% एमडीआर रखने से क्या फायदा है। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स की दुनिया के अंदर इसे लॉस लीडर स्ट्रेटजी कहते हैं।
दोस्तों सरकार ने 30,000 करोड़ का नुकसान सहा, लेकिन इसके बदले लाखों करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो कैसे? दोस्तों पहला सबसे बड़ा कारण है कॉस्ट ऑफ कैश, यानी कि आरबीआई को हर साल नोट छापने के अंदर ट्रकों के अंदर भरकर के एटीएम्स तक पहुंचाने और सुरक्षा के लिए 25,000 करोड़ से लेकर के 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे। यूपीआई ने इस लॉजिस्टिक कॉस्ट का जो दुष्प्रपन्न था उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दोस्तों दूसरा और सबसे गुप्त रहस्य है अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का खात्मा। दोस्तों जब हर चाय वाले और परचून वाले डिजिटल पेमेंट लेने लगे तो हर रुपए का डिजिटल फुटप्रिंट तैयार हो जाता है। जो दुकानदार टैक्स चोरी करते थे उनका पूरा कच्चा चिट्ठा सरकार के पास में चला गया है। और दोस्तों इसी का नतीजा है कि भारत का जीएसटी कलेक्शन आज हर महीने 1.8 लाख करोड़ से 2.1 लाख करोड़ रुपए के पार जा चुका है। अब दोस्तों जो तीसरा बड़ा बेनिफिट है वो है ऋण वितरण का लोकतंत्रीकरण। दोस्तों छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के लोन मिल रहे हैं क्योंकि उनका डिजिटल डेटा ही उनकी गारंटी बन चुका है। दोस्तों पीएम स्वनिधि जैसी योजनाएं इसी के ऊपर चल रही हैं। और दोस्तों चौथा जो बड़ा फायदा है वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी। दोस्तों सरकार ने फर्जी राशन कार्ड और गैस कनेक्शन खत्म करके पिछले एक दशक के अंदर 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लीकेज को रोक दिया है। हालांकि दोस्तों 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाले बड़े व्यापारियों पर 0.3% से 0.5% एमडीआर लगाने का जो नया प्रस्ताव है वो केवल बड़े शोरूम्स के लिए है ताकि सिस्टम को लंबे टाइम तक टिकाऊ बनाया जा सके। दोस्तों आम जनता और छोटे व्यापारियों के लिए ये हमेशा के लिए मुफ्त में रहेगा। लेकिन दोस्तों असली कहानी तो अभी शुरू होती है। दुनिया अभी यूपीआई के बेस मॉडल को ही समझ पाई थी जबकि एनपीसीआई तकनीक के अंदर 10 साल आगे निकल चुका है। दोस्तों क्या आपने ई रूपी के बारे में सुना है? ये एक ऐसा सीक्रेट हथियार है जो प्रोग्रामेबल मनी के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। दोस्तों अगर सरकार ने किसी किसान को खाद खरीदने के लिए 2,000 रुपए का ई रूपी वाउचर भेजा है तो वो पैसा केवल अधिकृत खाद की दुकान के क्यूआर कोड पर ही स्कैन होगा। अगर वो किसान शराब की दुकान पर स्कैन करेगा तो पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगा। पैसे के काम को एक सॉफ्टवेयर कोड के अंदर बदल दिया गया है। दोस्तों ये करप्शन को जड़ से खत्म करने का दुनिया का सबसे अचूक तकनीकी हथियार है। दोस्तों इससे भी बड़ा झटका वेस्टर्न कंट्रीज को क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई से लगा है। विदेशी कार्ड कंपनियों को लगता था कि भारत यूपीआई से सिर्फ अपने बैंक खाते का पैसा ही ले सकता है, लेकिन दोस्तों उधार के लिए उसे प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगस्त 2026 तक आरबीआई ने इस खेल को ही पलट करके रख दिया है। अब दोस्तों बैंक आपकी यूपीआई आईडी पर ही प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट सेट कर रहे हैं। आप दुकान पर क्यूआर स्कैन करते हैं और सीधे उधार खाते से पेमेंट कर देते हैं। प्लास्टिक कार्ड, स्वाइप मशीन और प्रिंटिंग का पूरा विदेशी इकोसिस्टम अब कबाड़ बन चुका है। क्रेडिट कार्ड की खामोश मौत हो चुकी है। और अगर आपको लगता है कि भारत का यह सिस्टम सिर्फ स्मार्टफोन वालों के लिए है तो आप गलत हैं। भारत ने यूपीआई 123 पे और यूपीआई लाइट एक्स जैसी तकनीक विकसित की हैं। दोस्तों बिना इंटरनेट के कीपैड वाले फोन ग्रामीण आईवीआर के ऊपर कॉल करके पैसे भेज रहे हैं। अगर दोस्तों आप बेसमेंट के अंदर हैं या फिर हवाई जहाज में जहां नेटवर्क नहीं है वहां भी एनएफसी टेक्नोलॉजी के जरिए 2 फोन आपस में ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं। दोस्तों ध्वनि आधारित भुगतान यानी कि साउंड बॉक्स रेवोल्यूशन ने भारत के छोटे दुकानदारों का सिस्टम पर जो भरोसा जगाया है वो दुनिया के किसी भी देश के अंदर नहीं हुआ है। साथ ही साथ भारत ने यूपीआई सर्कल नाम से एक पारिवारिक क्रांति ला दी है। अब एक पिता अपने बैंक अकाउंट से अपने बेटे की यूपीआई आईडी को लिंक कर सकता है और हर महीने की एक लिमिट सेट कर सकता है। अब दोस्तों उसका बेटा पेमेंट करेगा लेकिन पैसा पिताजी के खाते से ही कटेगा। ये डेलीगेटेड पेमेंट का वो मॉड्यूल है जो बिना अलग बैंक खाता खोले करोड़ों लोगों को डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ रहा है। दोस्तों आज यूएसटीआर यानी कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की रिपोर्ट्स के अंदर अमेरिका का रुदन साफ दिखाई देता है। अमेरिका शिकायत कर रहा है कि भारत की मुफ्त तकनीक बाजार को विकृत कर रही है। जो अमेरिका कल तक दुनिया को फ्री मार्केट का ज्ञान पेला करता था वो आज भारत की तकनीक से इतना डरा हुआ है कि वो चाहता है कि भारत अपने ही सिस्टम के ऊपर टैक्स लगा दे ताकि विदेशी कंपनियों की महंगी तकनीक बिक सके।
मतलब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि अमेरिका इस यूपीआई से किस कदर घबराया हुआ है। और बड़ी बात यह दोस्तों कि जिस तरह से उन्होंने रसिया को पैरालाइज करने का काम किया था, वहां से उनके रातों रात स्विफ्ट के कनेक्शन काट दिए थे। सोचिए दोस्तों अगर वो भारत के साथ हो जाए तो क्या हो सकता था। लेकिन हमने जो पिलर तैयार किया है वो उनकी पूरी तरह से बखिया उधेड़ चुका है। दोस्तों हमारा ये यूपीआई सिस्टम ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके सामने आज की डेट में दुनिया का कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम टिक भी नहीं पाता है। अब दोस्तों हमारे इस यूपीआई को लेकर के और हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।